Hello everyone. So let us discuss first DPP of Ashoka batch, strength of materials. Okay. तो सबसे पहला क्वेश्चन है the stress at which the extension of the material takes place more quickly as compared to increase in load is called. तो एक ऐसा पॉइंट जहां पर मटेरियल के ऊपर जब टेंसाइल टेस्टिंग कर रहे हैं तो एक्सटेंशन ज्यादा तेजी से बढ़ता जा रहा है एज कंपेयर टू लोड। तो यानी लोड हमने बहुत हल्का सा बढ़ाया, लोड थोड़ा सा बढ़ाया, लेकिन उसका एलोंगेशन ज्यादा तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह के पॉइंट को क्या कहते हैं हम, इस तरह के पॉइंट को कहते हैं हम यील्ड पॉइंट। तो यील्ड पॉइंट पर क्या होगा, आपका एक्सटेंशन ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, लोड हमने थोड़ा सा ही बढ़ाया है। ठीक। नेक्स्ट, इन टेंसाइल टेस्ट स्ट्रेस एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम लोड इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ। तो जब हम मटेरियल के ऊपर टेंसाइल टेस्टिंग कर रहे होते हैं, टेंसाइल टेस्टिंग करते टाइम मान लीजिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का एग्जांपल ले लेते हैं माइल्ड स्टील का। तो माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा बनता है टेंशन में? माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ इस तरह से बनता है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? इन टेंसाइल टेस्ट स्ट्रेस एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम लोड। तो मैक्सिमम लोड यहां पर आएगा, इस जगह पर सबसे ज्यादा लोड ले रहा होगा मटेरियल। तो यहां पर जो स्ट्रेस कैलकुलेट किया, स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट किया, स्ट्रेस का फॉर्मूला बताइए। स्ट्रेस का फॉर्मूला है लोड अपॉन एरिया। तो मैक्सिमम लोड यहां पर आएगा और डिवाइडेड बाय एरिया से कर देंगे। तो एरिया कौन सा लिया जाएगा? एरिया के लिए एरिया एट दैट पॉइंट, ओरिजिनल एरिया ऑफ द पीस, एरिया इन बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमम लोड, या नन ऑफ द अबव आर करेक्ट। ठीक है। तो देखो यहां पर ये इतने सारे ऑप्शंस बन कैसे रहे हैं। हमारा टेस्ट पीस या टेस्ट स्पेसिमेन ये था, इस स्पेसिमेन के ऊपर हमने लोड अप्लाई किया। अब जैसे जैसे लोड बढ़ाते जाएंगे क्या हो रहा है, इसका एलोंगेशन हो रहा है, लेंथ बढ़ती जा रही है। और जब लेंथ बढ़ती जा रही है तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता जा रहा है, लिटल डायमेंशंस कम होती जा रही हैं, है ना। जब यहां पर पहुंचे तब इसके जो एरिया है वो कुछ कम हो चुका होगा। तो यहां पर पहुंचने के बाद जो एरिया कम हो चुका है, वो कम वाला एरिया जो एग्जैक्टली अभी एरिया है वो वाले एरिया से डिवाइड करके स्ट्रेस निकालेंगे यहां पर एरिया। ठीक है। या फिर जो इस स्पेसिमेन का शुरुआत में जो एरिया था, जब लोड नहीं लगा था उस वक्त जो एरिया था, वो वाले एरिया से डिवाइड करेंगे। तो एक्चुअली यहां पर करना क्या चाहिए, सही स्ट्रेस तभी आएगी जब हम सही वाला एरिया से डिवाइड करेंगे। यानी अभी जो छोटा एरिया हो चुका होगा उस एरिया से डिवाइड करेंगे, तब एग्जैक्टली ट्रू स्ट्रेस देखने को मिलेगी। लेकिन हम करते क्या है, यहां पर कौन से एरिया से डिवाइड करते हैं, ओरिजिनल जो एरिया होता है ना उसी से ही डिवाइड करते हैं और उससे ये स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं। तो असलियत में जो मटेरियल में स्ट्रेस होगी ना वो इससे ज्यादा होगी, वो असली वाली होगी, सही स्ट्रेस होगी। लेकिन हम ना ओरिजिनल एरिया से ही डिवाइड करते हैं तो ये वाली स्ट्रेस मिलती है। अब ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि एरिया का ना कैलकुलेशन करना, जैसे जैसे लोड बढ़ता जा रहा है, डायमीटर चेंज होता जा रहा है, तो नया नया एरिया हर बार कैलकुलेट करना मुश्किल काम हो जाता है। तो उस मुश्किल की वजह से हम ऐसा नहीं करते हैं, यही लेते हैं। तो यहाँ पर जो एरिया यूज होता है ना, कौन सा यूज होता है एरिया? एरिया यूज होता है ओरिजिनल एरिया ऑफ द पीस। ठीक है, ये ओरिजिनल एरिया होता है, ओरिजिनल एरिया यूज किया जाता है। ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रेकिंग स्ट्रेस इट इज इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेस, लेस देन अल्टीमेट स्ट्रेस, ग्रेटर देन अल्टीमेट स्ट्रेस, या ऑल द अबव। ऑल द अबव तो हो ही नहीं सकता। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस, देखो ब्रेकिंग स्ट्रेस यहां पर आएगी, इस वाले पॉइंट पर आएगी फ्रैक्चर स्ट्रेस या ब्रेकिंग स्ट्रेस, और अल्टीमेट स्ट्रेस जो मैक्सिमम स्ट्रेस है वो यहां पर आएगी पॉइंट ई पर। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस अल्टीमेट स्ट्रेस से कम है या ज्यादा है? यहां पर जो ब्रेकिंग स्ट्रेस आ रही है और अल्टीमेट स्ट्रेस से ये कम हो रही है ना, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस इज लेस देन द अल्टीमेट स्ट्रेस। ब्रेकिंग स्ट्रेस इज लेस देन द अल्टीमेट स्ट्रेस, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the greatest stress to which a material can be subjected with any permanent deformation, with any। ठीक है, एक्चुअली ना एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ना, और एग्जाम में पूछना क्या चाह रहा है, विदाउट एनी परमानेंट डिफॉर्मेशन, लेकिन लिखा क्या है, विद एनी परमानेंट डिफॉर्मेशन। अगर आप इसको सही सही देखोगे, सब्जेक्टेड विद एनी परमानेंट डिफॉर्मेशन, तो इसका सेंस नहीं बन रहा। मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट स्ट्रेस, ये सबसे ज्यादा स्ट्रेस, किसी मटेरियल को सबसे ज्यादा स्ट्रेस तक पहुंचाया जा सकता है जब इसमें कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन ना हो। तो उसको क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट कहते हैं। ठीक है ना। तो पॉइंट बी इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के ऊपर अगर हम ले गए तब क्या हो जाएगा कि इसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। तो यहां पर सही सेंटेंस होना क्या चाहिए था कि द ग्रेटेस्ट स्ट्रेस टू विच अ मटेरियल कैन बी सब्जेक्टेड
विदाउट एनी परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो असलियत में होना चाहिए था यहां पर विदाउट, विदाउट, ठीक है। अगर ग्रेटेस्ट स्ट्रेस कहें कि विद परमानेंट डिफॉर्मेशन, तब तो ग्रेटेस्ट स्ट्रेस ये वाली हो जाएगी अल्टीमेट, ठीक है ना। और यहां पर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है अल्टीमेट स्ट्रेस वाला। तो एक्चुअली क्या है, ये पूछना चाह रहे हैं विद विदाउट एनी परमानेंट स्ट्रेस, है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। पर क्वेश्चन ही इस तरह से पूछा गया, तो थोड़ा सा ना यहाँ पर आप देखोगे कि स्टेट एई जेई वगैरह में ना थोड़ा बहुत क्वेश्चन ना कभी कभी गड़बड़ भी आ जाता है। पर आपको अपने कॉन्सेप्ट्स ध्यान रखने हैं, कॉन्सेप्ट्स पर टिके रहना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होता है, प्रोपोर्शनल लिमिट इस इलास्टिक लिमिट से थोड़ी सी नीचे होती है। प्रोपोर्शनल लिमिट तक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व लीनियर होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है ना। और जब प्रोपोर्शनल लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं, इलास्टिक लिमिट तक पहुंचते हैं, तो वहां तक मटेरियल में कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। करेक्ट आंसर विल बी इलास्टिक लिमिट। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेस डेवलप्ड इन द मटेरियल विदाउट एनी परमानेंट सेट। देखो अब ये वाले क्वेश्चन में ना सही लैंग्वेज यूज की है, सही क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब कोई परमानेंट सेट नहीं हो रहा या परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा, जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रह जाता है ना मटेरियल के अंदर, उसके हम परमानेंट सेट भी कहते हैं। तो बिना परमानेंट सेट के हम जब जितनी मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट तक, ठीक है। इलास्टिक लिमिट, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, व्हेन इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अप्लाइड टू अ बॉडी, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर अप्लाइड टू अ बॉडी टेंड टू एलोंगेट इट। तो जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगा दी, ये मटेरियल है इसके ऊपर, ये दोनों फोर्सेस, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, इक्वल है, और ये एक दूसरे के अपोजिट भी है ना। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस इस तरह से लगाई हुई हैं और ये इसको मटेरियल को एलोंगेट करने की कोशिश कर रही हैं। तो स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड कौन सी हो जाएगी, स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड विल बी ऑप्शन सी, टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द लार्जेस्ट लोड इन अ टेस्ट टू द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। लार्जेस्ट लोड कहां पर आएगा, अभी हमने बताया था लार्जेस्ट लोड कहां पर आएगा, लार्जेस्ट लोड इस जगह पर आएगा। और यहां पर अगर आप ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड कर देते हो तो आपको क्या मिलता है, अल्टीमेट स्ट्रेस, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पर आपको ई पॉइंट पर अल्टीमेट स्ट्रेस देखने को मिलेगा, और जो फ्रैक्चर स्ट्रेस होती है वो अल्टीमेट स्ट्रेस से थोड़ी सी कम जाके देखने को मिलती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंप्रेशन टेस्ट में इज मेनली डन फॉर टेस्टिंग। देखो कंप्रेशन टेस्ट किसके लिए किया जाता है, ब्रिटल मटेरियल्स के लिए। तो जो भी ब्रिटल मटेरियल्स होते हैं ना, वो फ्रैक्चर जल्दी हो जाते हैं, है ना। तो और उनको यूज किया जाता है बेसिकली कंप्रेशन में। जैसे स्टील, जैसे आरसीसी है, आरसीसी के अंदर जो कंक्रीट है, कंक्रीट ब्रिटल है, तो कंक्रीट के ऊपर किस तरह की टेस्टिंग की जाती है, कंप्रेशन टेस्टिंग की जाती है। और स्टील क्या है, डक्टाइल है, तो डक्टाइल के लिए, डक्टाइल मटेरियल के लिए टेंशन टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, उसके लिए कंप्रेशन टेस्टिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो कंप्रेशन टेस्टिंग किसके लिए, ब्रिटलनेस ऑफ द मटेरियल, ठीक है, इसके लिए की जाती है, ठीक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, व्हेन अ बकेट इज पुल्ड अप बाय अ स्ट्रिंग द स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग इज, ठीक है। कुएं से आप पानी भर के निकालते हो, तो यहां पर है फ्लू है, पानी पानी पानी, ठीक है। और इसके अंदर ऊपर कुछ ऐसा मैकेनिज्म लगा रहता है ना, गाँव में आपने देखा होगा, ऐसे यहाँ पर एक पुली रहती है, यहाँ से रस्सी जा रही होती है, और ये इसके अंदर एक बाल्टी रहती है ना। तो बाल्टी से पानी भर के निकालते हैं, रस्सी का कलर दूसरा कर देते हैं ताकि समझ में आए कि ये रस्सी है, ठीक है। तो ये रस्सी है, ये इस पुली के ऊपर से जा रही है, और यहाँ से आप इसको खींचते हो। तो जब बकेट को पुल कर रहे हैं, पुल करने का मतलब ही यही है, रस्सी को पुल कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं मतलब खींच रहे हैं, तो किस तरह की स्ट्रेसेस डेवलप होंगी, इसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप होंगी, है ना, टेंशन डेवलप हो जाएगा। करेक्ट आंसर विल बी बी, ठीक है। ये इसको पुल कर रहा होगा, हर तरफ पूरी की पूरी रूप में टेंशन आ रही होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, टेंसाइल टेस्ट इज कैरीड ऑन। तो टेंसाइल टेस्ट किस तरह के मटेरियल के लिए कैरी करते हैं, डक्टाइल मटेरियल के लिए, ठीक है। डक्टाइल मटेरियल के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। वैसे कर तो किसी पे भी सकते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये डक्टाइल मटेरियल के लिए रहता है। तो सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डक्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट एट विच अ स्पेसिमेन एलोंगेट्स बाय अ कंसिडरेबल अमाउंट विद एनी इंक्रीज इन लोड। तो थोड़ा सा ही इंक्रीज किया लोड में, विद एनी स्मॉल इंक्रीज इन लोड, लेकिन जो स्पेसिमेन का एलोंगेशन हो गया वो काफी ज्यादा हो गया, काफी ज्यादा एलोंगेशन हो गया। तो इस तरह के पॉइंट को क्या कहते हैं, इस तरह के पॉइंट को कहते हैं यील्ड पॉइंट, ठीक है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, यील्ड पॉइंट।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंप्रेशन टेस्ट इज कैरीड ऑन, अरे ये तो मेरे ख्याल से रिपीट हो गया, हाँ, कंप्रेशन टेस्ट कैरी करते हैं ब्रिटल मटेरियल के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट, अ टेंसाइल टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन माइल्ड स्टील राउंड बार, इट्स डायमीटर आफ्टर फ्रैक्चर विल। तो जब टेंसाइल टेस्ट करते हैं तो क्या होता है, जैसे ये शुरुआत में हमारा माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन था, फिर जब इसके ऊपर लोडिंग करते जाते हैं, लोडिंग बढ़ाते जाते हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, इसका जो डायमीटर है ना, डायमीटर विल कीप ऑन रिड्यूसिंग, डायमीटर इसका कम होता जाएगा, है ना, डायमीटर विल कीप ऑन रिड्यूसिंग, कम से कम होता जाएगा, ठीक है ना। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये ड्रास्टिकली कम हो जाएगा और यहाँ पर ये फ्रैक्चर हो जाएगा, तो बहुत ही कम डायमीटर बचेगा, तो डायमीटर विल डिक्रीज, डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है ना, कम होता जाता है डायमीटर टेंसाइल टेस्टिंग पे। नेक्स्ट, द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिटरमाइंड फॉर माइल्ड स्टील इन टेंशन, टेंशन के अंदर यंग्स मॉडुलस क्या लिख दिया, ईटी लिख दिया, ठीक है, एज वेल एज इन कंप्रेशन, तो यंग्स मॉडुलस को टेंशन में भी फाइंड आउट किया, कंप्रेशन में भी फाइंड आउट किया, ठीक है। तो रेशियो ईटी अपॉन ईसी, ईटी अपॉन ईसी, यंग्स मॉडुलस इन टेंशन अपॉन यंग्स मॉडुलस इन कंप्रेशन, ये जो वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी, तो हमने देखा था माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना के देखा था हमने, टेंशन में और कंप्रेशन में दोनों में, टेंशन में इस तरह का आ रहा था, कंप्रेशन में ये इस तरह का आ रहा था। अब यंग्स मॉडुलस क्या रिप्रेजेंट करता है, इस लाइन का स्लोप रिप्रेजेंट करता है, तो टेंशन में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो स्लोप होगा वो मान लो थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया, और कंप्रेशन में इसी स्लोप को हमने फाई से रिप्रेजेंट कर दिया। अगर थीटा फाई से बड़ा हो गया, थीटा फाई से बड़ा हो गया, तो यंग्स मॉडुलस इन टेंशन कंप्रेशन से ज्यादा हो जाएगा, अगर फाई थीटा से बड़ा हो गया तो यानी यंग्स मॉडुलस इन कंप्रेशन टेंशन से बड़ा हो जाएगा, और अगर ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों स्लोप बराबर हो गए, तो यानी यंग्स मॉडुलस इन कंप्रेशन यंग्स मॉडुलस इन टेंशन के बराबर हो जाएगा। तो एक्चुअली में जब ऑब्जर्वेशन करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तो हमको देखने को क्या मिलता है कि थीटा और फाई दोनों बराबर बराबर आते हैं, दोनों बराबर आते हैं, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, तो ये वाला रेशियो हो जाएगा 1, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 1.0, क्लियर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, द डक्टिलिटी ऑफ द मटेरियल डैश विद द डिक्रीज इन परसेंटेज एलोंगेशन ऑफ द स्पेसिमेन अंडर टेंसाइल स्ट्रेस। तो डक्टिलिटी क्या होती है, जैसे हमने माइल्ड स्टील, सॉरी स्टील के ही कई सारे टाइप के, कई सारे ग्रेड्स की स्टील देखी थी, तो कई सारे ग्रेड्स की स्टील में सब में हमने ये देखा था कि एक ऐसा आ रहा था, एक ऐसा आ रहा था, है ना, एक ऐसा आ रहा था और एक ऐसा आ रहा था, ठीक है। तो जैसे जैसे हमने देखा था कि जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, डक्टिलिटी कम होती जा रही है, तो वहां पर हम डक्टिलिटी क्या बोल रहे थे, डक्टिलिटी बोल रहे थे कि परसेंटेज या जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन एट द टाइम ऑफ फेलियर, स्ट्रेन एट द टाइम ऑफ फेलियर अगर ज्यादा है, फेलियर के टाइम पे ज्यादा इलोंगेशन हो गया है, तो वो ज्यादा डक्टाइल है ना। तो डक्टिलिटी ऑफ अ मटेरियल इंक्रीज डिक्रीज या जो भी है, विद द डिक्रीज इन परसेंटेज, विद द डिक्रीज इन परसेंटेज इलोंगेशन ऑफ अ स्पेसिमेन अंडर टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। तो यानी परसेंटेज इलोंगेशन अगर कम होता जा रहा है, परसेंटेज इलोंगेशन कम होता जा रहा है, तो डक्टिलिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा डिक्रीजेस, डिक्रीजेस हो जाएगा, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लोकलाइज्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस एट द एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टू मेंबर्स। तो वैसे दो मेंबर है हमारे पास, और दो मेंबर्स के बीच में लोकलाइज्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस, यानी यहां पर लोकलाइज्ड, इस जगह पर ही, लोकलाइज्ड मतलब उसी जगह पर, उसी जगह से ही रिलेटेड, है ना। अगर पूरे में हो जाएगा तो यूनिवर्सल हो जाएगा, और उसी जगह पर केंद्रित रहेगा तो लोकलाइज्ड हो जाएगा। तो लोकलाइज्ड जो स्ट्रेस है ना, इसको क्या कहते हैं, बियरिंग स्ट्रेस, बियरिंग स्ट्रेस। और बियरिंग जो आती है ये हमेशा कंप्रेसिव होती है, ये हमने देखा है। और कंप्रेशन के अंदर फेलियर कैसा होता है, अगर आप बहुत ज्यादा कंप्रेशन लगा दोगे तो कैसा फेलियर हो जाएगा, क्रश हो जाएगा, क्रशिंग फेलियर, है ना, टूट जाएगा, टूट के बिखर जाएगा, तो उसको क्रशिंग फेलियर भी कहते हैं। तो इन सारे ऑप्शंस में से देखते हैं क्या सही आंसर है। टेंसाइल स्ट्रेस तो डेफिनेटली गलत होगा, बेंडिंग स्ट्रेस बिल्कुल गलत होगा, शियर स्ट्रेस नहीं होगा, क्रशिंग स्ट्रेस विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो इन सारे ऑप्शंस के हिसाब से क्रशिंग स्ट्रेस सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, द डिफॉर्मेशन ऑफ द बार पर यूनिट लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज नोन एज। तो डिफॉर्मेशन ऑफ द बार पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स लगाई हमने, फोर्स लगाई, और फोर्स की ही डायरेक्शन में बार का डिफॉर्मेशन हो रहा है,
है ना, चेंज इन लेंथ आ रहा है, डिफॉर्मेशन चेंज इन लेंथ, सो डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, ये क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या लीनियर स्ट्रेन भी कह सकते हैं उसको। सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या लीनियर स्ट्रेन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसको हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बोल सकते हैं, या लीनियर स्ट्रेन बोल सकते हैं, या एक्सियल स्ट्रेन बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं इन तीनों में से, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एवरी डायरेक्ट स्ट्रेस इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय अ स्ट्रेन इन इट्स ओन डायरेक्शन एंड एन अपोजिट काइंड ऑफ स्ट्रेन इन एवरी डायरेक्शन एट राइट एंगल्स टू इट। तो देखो क्वेश्चन के कहने का मतलब क्या है, ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट के ऊपर अगर हमने स्ट्रेस इस डायरेक्शन में लगाई, ठीक है, एवरी डायरेक्ट स्ट्रेस, तो ये डायरेक्ट स्ट्रेस लगाई है, इट इज अकम्पनीड बाय स्ट्रेन इन इट्स ओन डायरेक्शन। तो जिस डायरेक्शन में स्ट्रेस लगाई है, मान लो टेंसाइल स्ट्रेस लगाई है, तो स्ट्रेन भी कैसी आएगी, इस डायरेक्शन में, उसकी खुद की ही डायरेक्शन में तो टेंसाइल ही आएगी। अगर यहां पर कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाते तो स्ट्रेन भी कैसी आती, कंप्रेसिव ही आती। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि जो भी डायरेक्ट स्ट्रेस हमने लगाई है उसको अकम्पनी स्ट्रेन करता है उसकी खुद की ही डायरेक्शन में। यानी अगर हमने टेंसाइल वाली स्ट्रेस लगाई है तो स्ट्रेन भी टेंसाइल आएगी, और अगर हमने कंप्रेसिव वाली स्ट्रेस लगाई है तो स्ट्रेन भी कंप्रेसिव आएगी उसकी खुद की डायरेक्शन में, ठीक है। एंड एन अपोजिट काइंड ऑफ स्ट्रेन, उसकी उल्टी टाइप की स्ट्रेन आएगी उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में राइट एंगल पे जब देखें तो अगर यहां पर हमने टेंसाइल लगाया था तो यहां पर स्ट्रेन कैसी आ जाएगी, कंप्रेसिव आ जाएगी, ये कम होने लग जाएगा। और अगर यहां पर कंप्रेसिव लगाया था तो यहां पर टेंसाइल आ जाएगा, ये बढ़ने लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज तो सही है। सच अ स्ट्रेन इज नोन एज, तो ये वाली जो स्ट्रेन आ रही है ना इस डायरेक्शन में, तो स्ट्रेन हमको दो डायरेक्शन में देखने को मिलेगी। क्या क्या, एक तो एक्स डायरेक्शन की स्ट्रेन और एक वाई डायरेक्शन की स्ट्रेन। तो वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन की जो स्ट्रेन हो जाएंगी ना, उनको या तो लेटरल स्ट्रेन कहेंगे या ट्रांसवर्स स्ट्रेन कहेंगे। ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया है, लीनियर तो गलत हो जाएगा, लेटरल सही हो जाएगा। तो इसको हम लेटरल स्ट्रेन भी कह सकते हैं या फिर ट्रांसवर्स स्ट्रेन भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, when a bar of length L, width B and thickness T is subjected to a pull of P, तो एक बार है हमारे पास, ठीक है, इसके ऊपर हमने पुल लगा दिया P, पुल मतलब टेंसाइल फोर्स, पुल मतलब खींचना, टेंसाइल फोर्स लगा दिया, तो P का पुल लगा दिया। तो इसकी कुछ लेंथ है, कुछ हाइट है, कुछ थिकनेस है ना। फिर P पुल लगा दिया यानी टेंसाइल फोर्स लगा दी है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, तो क्या होगा, इसकी लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी और विड्थ और थिकनेस कम हो जाएंगी, जो भी लेटरल डायरेक्शंस हैं वो कम हो जाएंगी, है ना। सो लेंथ विल इंक्रीज, विड्थ एंड थिकनेस डिक्रीजेस, लेंथ इंक्रीजेस, विड्थ एंड थिकनेस डिक्रीजेस होगा। पूरा आंसर ये जो ऑप्शन है ना, पूरा आंसर होगा विड्थ एंड थिकनेस डिक्रीजेस हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है लीनियर स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है ना, लीनियर स्ट्रेन, ठीक है। ऐसे ही चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस थे, 20 क्वेश्चंस थे। आई होप ये सारे के सारे आसान क्वेश्चन थे। आप लोगों ने ज्यादातर क्वेश्चन, एक आध दो भली गलत हुआ हो गलती से, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस आप लोगों ने सही किए होंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले डिस्कशन में। बाय बाय, टेक केयर।